अस्सलाम वालेकुम। टुडे अवर टॉपिक इज़ ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जब भी आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हो तो उसके लिए आप किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं। इससे पहले हमने ट्रेनिंग फॉर स्पेशल पॉपुलेशन पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने हर एक सिस्टम के हवाले से इसका इफ़ेक्ट पढ़ा था ट्रेनिंग का। तो आज हम पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए आप किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं एथलीट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं कि जब भी आप ट्रेनिंग कराते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स, मेन प्रिंसिपल्स उसके होते हैं ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी और रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, जब भी आप किसी एथलीट को ट्रेन कराना चाहते हो तो आप क्या कराते हो, उसको ओवरलोड कराते हो। ओवरलोड का क्या मतलब है कि आप चाहते हो कि उसके सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो ताकि वो आपकी ट्रेनिंग को रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको एडॉप्ट कर सके। सही है, और सबसे मेन फोकस ट्रेनिंग के दौरान आपका किस चीज़ पे होता है, एनर्जी पे होता है। ठीक है, कि कितनी एनर्जी आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है और कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं कि हम लोग फिर एरोबिक और एनारोबिक डिमांड्स के अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन करते हैं। और 3 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी और रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ओवरलोड की आपको समझ आ गई कि ओवरलोड आप किस लिए कराते हैं। ओवरलोड का ये मतलब नहीं है कि आप फ़ौरन से किसी एथलीट को ट्रेन कर रहे हैं और आप फ़ौरन से उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओवरलोड का ये मतलब है कि आप उसकी एक्टिविटी करा रहे हैं लेकिन स्लोली आप उसके मसल्स को जैसे जैसे अडॉप्ट होते जाते हैं आप उसका लोड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हो ग्रेजुअली। ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरह से आपका जो सिस्टम है या जो आपके मसल्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली एडॉप्टेशन कर लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी है, आप लोगों ने कुछ मसल्स को टारगेट करना होता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक मसल्स होंगे आप उन्हीं मसल्स के ऊपर एक्टिविटीज़ कराओगे ताकि वही मसल्स टारगेट हों। इसके बाद रिवर्सिबिलिटी है। अच्छा, फिर जिस मसल को आपने टारगेट करना होता है आप उसी के अकॉर्डिंगली उसको एक्सरसाइजेस वगैरह कराते हो। ठीक है, या उसी मसल को आप ट्रेन कर रहे होते हो। ठीक है, और फिर कहते हैं कि रिवर्सिबिलिटी का फैक्टर आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी आप ट्रेंड हो जाते हो, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो जिस टाइम तक, लेकिन क्या होता है कि बीच में अगर आप ब्रेक ले लेते हो तो वो जितने आपने गेंस किए होते हैं, जितनी एडॉप्टेशंस आपकी बॉडी ने गेन कर ली होती हैं, वो जब रेस्टिंग पीरियड में वो बिल्कुल रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जितने भी आपने गेंस किए होते हैं वो सारे लॉसेस में चले जाते हैं। इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, इनिशियल फिटनेस लेवल एंड जेनेटिक्स है। ठीक है, अब कहते हैं कि जेंडर, इनिशियल फिटनेस लेवल और जेनेटिक्स किस तरह से ट्रेनिंग को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले आप जेंडर को देख लें तो मेन और वुमेन दोनों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इफ़ेक्ट सिमिलर होता है। ठीक है, वो सिमिलरली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसलिए उनकी एक्सरसाइजेज उनको उसी तरीके से प्रॉपरली इंडिविजुअलाइज करा लेते हो आप लोग। ठीक है, मेल को आप अब ऐसा नहीं होगा कि मेल को आप अलग से एक्सरसाइजेज दे रहे हो, फीमेल को अलग से एक्सरसाइजेज दे रहे हो। दोनों का इफेक्ट सेम है तो आप उनको उसी तरीके से करा सकते हो। लेकिन कुछ रिसर्चेज में ये बात कही है कि मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं तो इस वजह से वो थोड़ा अर्ली ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा कोई फर्दर उसकी वो नहीं आई, कंफर्मेशन नहीं आई हुई इन रिसर्चेस की। ठीक है, इसके बाद फिर आप कहते हैं कि इनिशियल फिटनेस लेवल्स इसको किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर इन इंडिविजुअल्स विद लोअर इनिशियल फिटनेस लेवल्स। ठीक है, कहते हैं कि जो पहले से बिल्कुल फिट नहीं है, आपने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कराई है तो उसके अंदर जो गेंस आएंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू वो लोग कि जिनकी इनिशियल फिटनेस लेवल ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग खुद भी देख लें, जनरल आप लोग एग्जांपल्स में देख लो कि जब आप लोग पहले से कोई एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे थे लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे वेट लॉस का केस देख लेते हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा आप पे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आप अपने आप को उस बंदे के साथ कंपेयर करो जो पहले से एक्सरसाइजेज करता है, जिम ज्वाइन करता है। ठीक है, उसके अंदर इतने ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं आ रहे होंगे जितने आपके अंदर इफेक्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है उस चीज़ के साथ एडॉप्ट नहीं हुई होती तो वो इंक्रीज़ रिस्पॉन्स देती है उसको। और फिर ट्रेनिंग फॉर सेडेंट्री हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप कहते हैं इनिशियल फिटनेस लेवल की बात की है। अब अगर आपको पहले से कोई हार्ट डिजीज़ है किसी पेशेंट को, ठीक है, तो उसमें कहते हैं कि जो सेडेंट्री एडल्ट होंगे उनमें 50% इंक्रीज़ आता है VO2 max में ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, लेकिन जो एक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, नॉर्मल एक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर कितना परसेंट इंक्रीज़ आ रहा है, 10 to 15% इंक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, अब देखें जो एक्टिव थे उनमें इंक्रीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू द सेडेंट्री एडल्ट्स, उनमें इंक्रीज़
ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से जो ट्रेंड एथलीट्स हैं, जो पहले से ट्रेंड हैं, ठीक है, उनके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट है, ओनली 3 to 5%। सही है। तो इस तरह से कहते हैं कि इनिशियल फिटनेस लेवल जिसका कम होगा उसके अंदर इंक्रीज ज़्यादा आएगा, ठीक है। फिर जेनेटिक्स किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रेनिंग को। तो जेनेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा, आपके जो जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके ट्रेनिंग को, ठीक है, ट्रेनिंग कैपेसिटी को। अब जैसे एस्ट्रॉन ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास एथलीट यू मस्ट चूज़ योर पेरेंट्स वाइजली, ठीक है। उसने एक ये स्टेटमेंट दिया, इसका ये मतलब है कि आपके पास प्रॉपर जीन्स होने चाहिए ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वार्म अप, वर्कआउट, कूल डाउन, ठीक है। इंक्रीजेस कार्डिक आउटपुट, ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल एंड द मसल टेम्परेचर। ये आपको पता है कि वार्म अप में क्या होता है। वार्म अप किस लिए कराता है, ताकि आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो, ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स में जाए, मसल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो और इंजरी के चांसेस कम हो, ठीक है। फिर वर्कआउट के प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो ट्रेनिंग सेशन होता है, आप जो भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो वो चलता है। उसके बाद फिर आप कूल डाउन का सेशन कराते हो। कूल डाउन आप क्यों कराते हो, ताकि जितना भी ब्लड, जो एक्स्ट्रा ब्लड मसल्स में क्या हुआ है, एकोमोडेट हुआ हुआ है, पूल्ड हुआ हुआ है, वो वापस आपके सेंट्रल सर्कुलेशन में आ जाए, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर आपने एरोबिक पावर को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप ट्रेनिंग किस तरीके से कराते हैं, ठीक है। तो इसकी तीन मेथड्स बताएं मैं। इंटरवल ट्रेनिंग, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइजेज, ठीक है, और हाई इंटेंसिटी कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइजेज। ये 3 मेथड्स आप यूज़ करेंगे एरोबिक पावर को इम्प्रूव करने के लिए। एरोबिक पावर में फिर आप इनको किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, VO2 मैक्स पे, ठीक है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड पे और रनिंग इकोनॉमी पे। अगर ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपकी एरोबिक पावर इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं तीनों मेथड्स को। सबसे पहले इंटरवल ट्रेनिंग है। तो इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, इन प्लानिंग एंड इंटरवल ट्रेनिंग सेशन द फॉलोइंग वेरिएबल्स नीड टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। अब जब आपने इंटरवल ट्रेनिंग सेशन करना है तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स आपने देखने हैं। लेंथ ऑफ द वर्क इंटरवल, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द एफर्ट, आप कितना टाइम। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि इंटरवल ट्रेनिंग में कि आप एक वर्क इंटरवल रखते हो और बीच में रेस्ट इंटरवल रखते हो, ठीक है। तो आप फिर उस चीज़ पे फोकस करते हो कि वर्क इंटरवल की लेंथ कितनी रखनी है, इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट कितनी रखनी है आपने, इसी तरह से ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और फिर नंबर ऑफ़ इंटरवल सेट्स, ठीक है। ये जो वर्क इंटरवल और रेस्ट इंटरवल है, ये टोटल कितने सेट्स होंगे, तो आपकी बॉडी प्रॉपर अडॉप्ट होगी उसके साथ, ठीक है, ट्रेंड होगी। फिर नंबर ऑफ़ वर्क रेपिटेशंस, आप जो भी वर्क उससे ले रहे हो उसने कितनी रेपिटेशंस करनी है, आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो, ठीक है। अब कहते हैं इसमें होता क्या है, रिपीटेड एक्सरसाइज बाउट्स होते हैं विद सेपरेटेड बाय द विच आर सेपरेटेड बाय द ब्रीफ रिकवरी पीरियड्स, ठीक है। वर्क इंटरवल होगा, बीच में रेस्ट इंटरवल होगा, तो रेस्ट इंटरवल में एक्चुअली क्या हो रहा होता है, रिकवर हो रही होती है आपकी बॉडी, तो उसको रिकवरी पीरियड बोलते हैं। अच्छा, अब वर्क इंटरवल कहते हैं कि वर्क इंटरवल मेनली क्या है। अच्छा, इंटरवल इस मेथड में आप लोग क्या कराते हो कि उससे अक्सर रनिंग वगैरह करा लेते हो, ठीक है। तो कहते हैं कि उसमें वर्क इंटरवल में क्या चीज़ आएगी कि जितना डिस्टेंस उसने कवर करना है उसको आप वर्क इंटरवल में रखते हो, ठीक है। इंटेंसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, 85 to 100% ऑफ हार्ट रेट मैक्सिमम, ठीक है, कि आपका हार्ट रेट जो है वो 100% वर्क करेगा मैक्सिमली। और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ग्रेटर दैन 60 सेकेंड्स टू इम्प्रूव VO2 मैक्स, ठीक है। ग्रेटर दैन 60 सेकेंड्स होगा ताकि उसका VO2 मैक्स जो है उसमें ऑब्वियस इंक्रीज आए। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताई हुई है कि 400 मीटर्स रन फॉर 75 सेकेंड एंड रेस्ट 400 सेकेंड्स, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर 400 मीटर का रन है, उस पर आप 75 सेकंड्स के लिए रन कर रहे हो, तो उसके अंदर आप रेस्ट कितना लोगे, 400 सेकंड का रेस्ट लोगे, ठीक है। ये किस तरह से है कि आपने वर्क टू रेस्ट रेशो लेनी है 1:1, ठीक है। तो वर्क कितना हो रहा है, 400 मीटर रन हो रहा है, तो आप लोग रेस्ट भी फिर 400 ही लोगे, ठीक है। अब कहते हैं कि रेस्ट इंटरवल क्या है, लाइट एक्टिविटी सच एज वॉकिंग। रेस्ट इंटरवल में आप लोग क्या करते हो, लाइट एक्टिविटीज़ करा लेते हो, वॉकिंग करा लेते हो। जैसे आपने 400 मीटर उसको रनिंग करानी थी, तो बीच में रेस्ट इंटरवल में आप उसको वॉकिंग वगैरह कराओगे। और आप जब भी रेशो लेते हो वर्क इंटरवल और रेस्ट इंटरवल की, वो क्या होती है, 1:1 होती है, ठीक है। लेकिन जो नॉन ट्रेंड पीपल हैं उनके लिए आप क्या रखते हो, रेस्ट इंटरवल ज़्यादा रखते हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1:2 होगा या 1:3 होगा। ये क्यों, ताकि उनका जो हार्ट रेट है उसको वापस ड्रॉप होने के लिए रिकवरी पीरियड प्रॉपर मिल जाए, और कम से कम उसका हार्ट रेट जो है वो 120 बीट्स पर मिनट तक ड्रॉप हो जाए, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ इंटरवल सेट्स एंड रेपिटेशंस, तो उसमें क्या है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, आपके पर्पस ऑफ ट्रेनिंग पे और फिटनेस लेवल पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो एक मेथड हो गया। फिर दूसरा क्या है, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज।
अब जब भी आप लॉन्ग और स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज करा रहे हो तो उसमें आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से एडॉप्ट करती है, ठीक है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। तो इसमें आप लोग कराते क्या हो कि लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कराते हो, 57% VO2 मैक्स और अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए, ठीक है। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस ऐसी जिसमें VO2 मैक्स कितना गेन हो रहा हो 75% और आपका हार्ट रेट मैक्सिमम कितना काम कर रहा हो 70% तक, ठीक है। बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग हाउएवर देयर इज। अच्छा, अब कहते हैं कि ये कंसेप्ट है लोगों का कि आप वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग को बढ़ाओगे तो आपकी ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताइए कि 1.5 आवर्स पर डे ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन बेटर परफॉर्मेंस देन 3 आवर्स पर डे, ठीक है। कहते हैं कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 1.5 आवर्स पर डे जो ट्रेनिंग है वो बेटर होती है, उसमें आप बेटर ट्रेंड हो रहे होते हो एज़ कम्पेयर टू के आप 3 आवर्स पर डे काम कर रहे हो। इसमें ये क्यों कहा हुआ है? क्योंकि बीच में फैटीग का फैक्टर आ जाता है। जब आपकी बॉडी फैटीग हो जाती है तो फिर आप प्रॉपर गेंस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हाई इंटेंसिटी कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज है। हाई इंटेंसिटी कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज में क्या है? अपीयर्स टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग VO2 मैक्स एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब क्या है कि ये हाई इंटेंसिटी है और कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज है, तो इसमें क्या होगा कि आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड इजीली अचीव होगा और अर्ली अचीव होगा, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि ये क्या है कि बेस्ट मेथड है ऑफ इंक्रीजिंग VO2 मैक्स एंड द लैक्टेट थ्रेशोल्ड। और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप लोग इसमें कराते हो जिसमें मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होता है 80 to 90% होता है और इसका लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो होता है वो लैक्टेट थ्रेशोल्ड पे उसका जो हार्ट रेट है वो 80 to 90% होता है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन 25 to 50 मिनट होता है और डिपेंड किस पे करता है? इंडिविजुअल के फिटनेस लेवल पे, ठीक है। फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग के साथ आपकी जो इंजरीज़ होती हैं उनकी बात की हुई है। तो कहते हैं कि ज़्यादातर जो इंजरीज़ वगैरह होती हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से के साथ, वो किस वजह से होती हैं? ओवर ट्रेनिंग की वजह से होती हैं। ओवर ट्रेनिंग अगर आप शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो या प्रोलॉन्ग्ड और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें अगर आप वो ओवर ट्रेन कर रहे हो अपनी बॉडी को तो उसकी वजह से आपको इंजरीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवर ट्रेनिंग के अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? सर्टन अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मसल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, फुटवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं, एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसीज वगैरह होती हैं। इसी तरह से पुअर रनिंग सरफेस होती है, लेग इंजरी होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फिर आप क्या करते हो कि 10% रूल यूज़ करते हो, ठीक है। 10% रूल फॉर इंक्रीजिंग ट्रेनिंग लोड। उसमें आप क्या करते हो? कहते हैं कि जो भी आप इसमें मैंने आपको बताया कि ग्रेजुअली आप लोड को इंक्रीज़ करते जाते हो, वर्क इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते जाते हो ताकि वो प्रॉपर उसकी बॉडी अडॉप्ट करती जाए। तो कहते हैं कि जब भी आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हो तो 10% से ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हो एक इंटरवल में, ठीक है, एक टाइम में। तो आपने 10% से ज़्यादा नहीं लानी। अगर 10% से ज़्यादा लाएंगे तो क्या होगा? उसकी ओवर ट्रेनिंग होगी। ओवर ट्रेनिंग होगी तो इंजरीज कॉज हो सकती हैं, ठीक है, मसल्स रप्चर हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताई हुई है कि 50 माइल्स पर वीक है अगर, तो उसमें आप इंक्रीज़ कितना करोगे? 55 माइल्स पर वीक करोगे, ठीक है। क्योंकि 10% ऑफ 50 जब आपने लिया तो आपके पास क्या आया? 5 आया, तो आपने सिर्फ 5 इंक्रीज़ किए, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूव्ड एनारोबिक पावर, ठीक है। ये तो एरोबिक पावर की बात की थी हमने, अब हम एनारोबिक पावर की बात कर रहे हैं। तो एनारोबिक में मैंने आपको ATP फॉस्फोक्रेटिनिन साइकिल पढ़ाया था, ठीक है। इसी तरह से ग्लाइकोलिटिक सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें वही वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें क्या है कि ATP PC सिस्टम में शॉर्ट इंटरवल की एक्सरसाइजेज आप कराते हो 5 to 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और हाई इंटेंसिटी वर्क होता है, लेकिन ठीक है, शॉर्ट इंटरवल उसका शॉर्ट है लेकिन उसका वर्क इंटरवल जो है जो उसका वर्क है वो हाई इंटेंसिटी का है, ठीक है। जैसे फुटबॉल प्लेयर्स हैं तो उनमें आप 30 यार्ड की डैशेस ड्रॉ कर लेते हो जिस पे वो रनिंग कर रहे होते हैं या फुटबॉल प्ले कर रहे होते हैं और बीच में फिर आप रेस्टिंग इंटरवल्स वगैरह रखते हो और 30 to 60 सेकेंड्स रेस्ट इंटरवल्स रखते हो उसके लिए, ठीक है। अब देखें, वर्क उसका हाई इंटेंसिटी वर्क है, वो फुटबॉल खेल रहा है, हाई इंटेंसिटी काम है उसका और कितना है? सिर्फ 5 to 10 सेकेंड्स का। और रेस्ट बीच में आप कितना ले रहे हो? 30 to 60 सेकेंड का रेस्ट ले रहे हो, ठीक है। तो क्यों आप उसका रेस्ट आप इसमें रेस्टिंग पीरियड उसका बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो क्यों कम है? क्योंकि इलेक्ट्रिक एसिड जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा। हाई इंटेंसिटी वर्क इलेक्ट्रिक एसिड उसमें जल्दी प्रोड्यूस हुआ था और बहुत लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ था, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए रिकवरी के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ
आधा मिनट या 1 मिनट का रेस्ट इंटरवल लेते हो। इसी तरह से ग्लाइकोलिटिक सिस्टम है, तो उसमें भी शॉर्ट और हाई इंटेंसिटी वर्क इंटरवल्स होते हैं। शॉर्ट कितने टाइम के लिए होगा, 20 to 30 सेकेंड्स का वर्क होता है, ठीक है। वेरी डिमांडिंग ट्रेनिंग होती है, में अल्टरनेट हार्ड एंड लाइट ट्रेनिंग डेज, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो एनारोबिक की बात हो गई। फिर अगर आपने मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि उसमें आप मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए क्या कराते हो, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराते हो या स्टैटिक कराते हो, और डायनेमिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कराते हो। इसके अलावा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस कराते हैं, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक्स में क्या होता है कि जिसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो लेकिन जॉइंट के अंदर कोई मूवमेंट वगैरह नहीं कराते, ठीक है। डायनामिक और आइसोटोनिक्स का भी आप लोगों को पता है कि आप किस तरीके से कराते हो कि मूवमेंट हो रही होती है लेकिन बहुत स्लाइट होती है, ठीक है, बहुत ऑब्वियस मूवमेंट्स नहीं कराते। अच्छा, इसके लिए फिर आप जो एक्सरसाइज के साथ साथ रेजिस्टेंस दे रहे होते हो, इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये एक इक्विपमेंट है, नोटिलस इक्विपमेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, ये उसके साथ साथ आपको वेरिएबल अमाउंट की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस कराते हैं उसको। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस में क्या है कि कांस्टेंट स्पीड में वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है और आप उस पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हो उसको, ठीक है। और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एडॉप्टेशंस की बात की है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एडॉप्टेशंस क्या होती हैं कि जब आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह कराते हो तो उसके साथ मसल मास पे क्या फ़र्क पड़ता है, हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी का भी और हाइपरप्लेजिया का आप लोगों को पता है। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वर्किंग में, जैसे टाइप 2X फाइबर्स कन्वर्ट हो गए टाइप 2A फाइबर्स में, ठीक है। इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंजेस आती हैं, जैसे क्या चेंजेस आती हैं कि मोटर यूनिट सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपकी जो इम्पल्सेस वगैरह होती है वो फास्ट हो जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सिक्रेट हो रहे होते हैं, मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर आपने प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करानी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, इम्प्रूवमेंट्स इन स्ट्रेंथ वाया प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उसमें आप क्या करते हो कि आपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराना है, लेकिन किस तरीके से कि आप उसको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते जाते हो, ठीक है। जब एक वेट के साथ आपकी बॉडी अडॉप्ट कर जाती है, आपके मसल्स अडॉप्ट कर जाते हैं और आप फिर उसके साथ साथ ओवरलोड इंक्रीज़ करते जाते हो, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये अक्सर बेसिस फॉर द वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए ये बेसिस भी हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स की बात की है। अब ये जनरली प्रिंसिपल्स बता दिए हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपने कितना इंक्रीज़ करना है, कितनी रेपिटेशंस रखनी है, कितनी इंटेंसिटी रखनी है, ठीक है। और ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इंटेंसिटी इसमें कितनी होती है, 4 to 12 रेपिटेशंस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ गेन्स लोअर विद ग्रेटर देन 15 रेपिटेशंस, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ़ सेट्स ऑफ मैक्सिमल स्ट्रेंथ गेन्स कितने होंगे आपके पास, कि आपने 4 to 8 सेट्स रखने हैं पर मसल ग्रुप के लिए, हाईली ट्रेंड एथलीट्स के लिए, ठीक है। इसी तरह से नॉन ट्रेंड एथलीट्स जो हैं उनके लिए आपने क्या रखना है, 3 to 8 सेट्स रखना है, और नॉन ट्रेंड इंडिविजुअल्स के लिए आपने क्या रखना है, 1 to 4 सेट्स रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए आपके पास, 3 days per week होनी चाहिए, ठीक है। शुड इन्वॉल्व मसल्स यूज्ड इन कंपटीशन, स्पीड ऑफ मसल शॉर्टनिंग सिमिलर टू द स्पीड्स यूज्ड इन इवेंट्स, ठीक है। ये जनरल गाइडलाइंस है, आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेट्स कितने होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, और जो आप जिस मसल को ट्रेन करना चाह रहे हो वही मसल इन्वॉल्व हो रहा है एक्टिविटी में कि नहीं हो रहा। फिर फ्री वेट्स वर्सेस मशीन की बात है। यहाँ पे एक रिसर्च की थी साइंटिस्ट ने, आपकी बुक में बताया हुआ था इसके बारे में, उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि स्ट्रेंथ गेन्स जो हैं फ्री वेट से ज़्यादा गेन होते हैं या फिर मशीन्स से। तो उनके पास जो रिजल्ट्स आए थे तो इसके अकॉर्डिंग फ्री वेट्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव थे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन्स के लिए। उसकी रीजंस उन्होंने क्या बताई है कि डेटा एग्जिस्ट शोइंग दैट द फ्री वेट्स प्रोड्यूस ग्रेटर स्ट्रेंथ गेन्स, ठीक है। इस फ्री वेट्स क्या करते हैं, ग्रेटर स्ट्रेंथ गेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा क्या है, फ्री वेट्स प्रोड्यूस ग्रेटर मूवमेंट वेरिएबिलिटी एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है। इसके अलावा फ्री वेट्स फोर्स कंट्रोल ऑफ बैलेंस एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है।
फिर कंबाइनिंग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, तो कंबाइंड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग का इफेक्ट जो होता है वो लोअर होता है स्ट्रेंथ में एज़ कम्पेयर टू कि आप अलग अलग कराएंगे दोनों को, या ठीक है, या अल्टरनेटिव डेज पे कराएंगे। तो अब कहते हैं कि जब आप इकट्ठे करा रहे हैं तो उसमें इसकी स्ट्रेंथ गेन जो है वो कम क्यों हो रही है, और जब आप अलग अलग करा रहे हैं तो स्ट्रेंथ गेन इंक्रीज क्यों हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसकी एक रीज़न ये बात बताई थी रिसर्चर्स ने कि इसमें ये हो सकता है कि आप एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज पहले करा रहे थे और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बाद में करा रहे थे। तो क्या था कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज फिर आप प्रॉपरली कर नहीं पा रहे थे, किस वजह से कि एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिटिक हो गई थी। तो आपके जो रिक्वायर्ड गेंस आपको चाहिए थे, स्ट्रेंथ गेंस चाहिए थे, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जेंडर डिफरेंसेस इन रिस्पांस टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। तो उसमें ये बताया है कि अनट्रेंड मेल जो होते हैं उनमें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ गेन जो होती है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अनट्रेंड फीमेल, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले ये डिस्कस किया था कि जेंडर डिफरेंसेस में ट्रेनिंग का इफेक्ट दोनों पे नॉर्मल दोनों पे सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लाइड डिफरेंस की बात की हुई है ये किस वजह से की हुई है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हायर होते हैं मेल के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से उसके अंदर स्ट्रेंथ गेन्स इंक्रीज होते हैं, इसको आपने मिक्स नहीं करना है। और यहाँ पे अनट्रेंड एथलीट्स, अनट्रेंड मेल और फीमेल की बात की हुई है, ठीक है। However, strength related to cross-sectional area of the muscle is similar, 3 to 4 kg of force per centimeter square of muscle in males and females, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि देयर डज नॉट अपीयर टू बी जेंडर डिफरेंसेस इन रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेस, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कोई भी जेंडर डिफरेंसेस नहीं आते, दोनों में सेम गेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेस कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो उसके अंदर ये गेंस मेल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैन एग्जिबिट ग्रेटर हाइपोट्रोफी एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। अच्छा, फिर मसल सोरनेस की बात है, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। अच्छा, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस की बात की है तो कहते हैं कि अपीयर्स 24 to 48 आवर्स आफ्टर स्टर्नस एक्सरसाइज, ठीक है। जब भी आप स्टर्नस एक्सरसाइजेस करते हो तो उसमें 24 to 48 आवर्स के बाद आपके मसल सोरनेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि उसमें क्या होता है कि आपके मसल फाइबर्स के अंदर या कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर माइक्रोस्कोपिक टीयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सेलुलर डिग्रेडेशन होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके मसल्स के अंदर। और वो चीज़ जो होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से नहीं होती, बल्कि किस वजह से होती है कि वहाँ पे सेलुलर डिग्रेडेशन हो रही होती है। इसके अलावा कहते हैं कि इसेंट्रिक एक्सरसाइजेज कॉज मोर डैमेज दैन द कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेज, ठीक है। इसेंट्रिक एक्सरसाइजेज ज़्यादा फटीग कॉज करती हैं, ठीक है, मसल सोरनेस ज़्यादा कॉज करती हैं। स्लोली बिगिन स्पेसिफिक एक्सरसाइज ओवर 5 to 10 ट्रेनिंग सेशंस टू रिड्यूस अवॉइड डिलेड ऑनसेट ऑफ द मसल सोरनेस, ठीक है। तो इसमें आप कहते हैं कि अगर आपने डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस को ख़त्म करना है तो उसमें आप क्या कराते हो, कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज होगी तो आपने उसको 5 to 10 ट्रेनिंग सेशंस में करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको ओवरलोड करना होगा। फिर आपके पास ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी की बात है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप लोग कराते हो अक्सर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट के लिए। तो कहते हैं कि इसमें भी जो रिसर्चेस वगैरह हुई हैं तो उसमें जो एविडेंसेस हैं ये कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो इंजरी का रिस्क रिड्यूस करती है। तो इसके एविडेंसेस बहुत कम हैं आपके पास, ठीक है। ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इंजरी रिस्क कम होते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, कंटिन्यूसली होल्ड करते हो किसी भी एक स्ट्रेच पोजीशन को, ठीक है। और फिर प्रेफर टेक्निक को उसके लिए क्या होती है कि लेस चांस ऑफ इंजरी और सोरनेस, आप ऐसी पोजीशन में अपनी बॉडी को रखते हो जिसमें इंजरी और सोरनेस के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा लेस मसल स्पिंडल एक्टिविटी होती है। इसके अलावा प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन की आप बात करते हो, उसमें अगर आप उसको स्ट्रेच करा रहे होते हो तो उसमें क्या करते हो, प्रीसीडिंग ए स्टैटिक स्ट्रेच विद आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल बीइंग स्ट्रेच्ड, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, स्टैटिक स्ट्रेच करते हो और उसके बाद फिर आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस करते हो। फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग में क्या है, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स होती है, ठीक है। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स में क्या होता है कि जिसमें आप पूरी बॉडी को मोल्ड कर सकते हो किसी भी पोजीशन के अंदर। फिर ये आपने डिफरेंसेस याद रखने हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग और बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग के बीच में।
फिर ईयर राउंड कंडीशनिंग अगर आप देखते हो एक एथलीट की, आप ईयर राउंड कंडीशनिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसमें आप देखते हो कि ऑफ सीजन कंडीशनिंग में वो क्या करता है, प्रिवेंट एक्सेसिव वेट गेन, ठीक है, वो वेट गेन को प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके अलावा क्या करता है, मेंटेन मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, मेंटेन बोन एंड लिगामेंट इंटीग्रिटी, मेंटेन स्किल लेवल, ठीक है। क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करेगा तो मैंने कहा था कि जितनी भी उसने ट्रेनिंग की होगी वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का फैक्टर होगा। तो जितने भी उसके स्ट्रेंथ गेन्स होंगे या जितनी भी उसने ट्रेनिंग की होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। प्री सीजन कंडीशनिंग में क्या करते हैं कि 8 to 12 वीक्स प्रायर टू कंपटीशन आप प्री सीजन कंडीशनिंग कराते हैं उसकी, जिसमें क्या करते हैं, इंक्रीज टू मैक्सिमम द एनर्जी सिस्टम यूज्ड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, ठीक है। ये आप लोग इसलिए कराते हो ताकि उसकी जो एनर्जी सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। उसके बाद इन सीजन कंडीशनिंग में आप क्या कराते हो, मेंटेनेंस ऑफ द फिटनेस लेवल। अब अगर कोई ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है उसका, तो उसमें आप उसकी मेंटेनेंस पे फोकस करते हो। अब यहाँ पे देख लें, ऑफ सीजन में क्या था कि वेट ट्रेनिंग करता था, वो रनिंग करता था, स्किल प्रैक्टिस, पार्टिसिपेशन इन अदर स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर प्री सीजन में उसने क्या किया, वेट ट्रेनिंग किया है, रनिंग किया है, स्किल प्रैक्टिस किया है, लर्निंग स्ट्रेटजीज, इंक्रीज्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और फिर इन सीजन में मेंटेनेंस प्रोग्राम्स हैं। फिर कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स, अच्छा अब कहते हैं कि जब भी आप ट्रेनिंग वगैरह करा रहे होते हो उसमें कुछ कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स करते हैं, जिसमें ओवर ट्रेनिंग और अंडर ट्रेनिंग मोस्ट कॉमन होती हैं। ओवर ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो या तो बहुत ज़्यादा स्टरनेस कर लेते हो आप काम, या फिर अगर उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं भी होती लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में वो वाली ट्रेनिंग आप अचीव नहीं कर पा रहे होते जिसके लिए आप एक्सरसाइजेस कर रहे थे। और कहते हैं कि ओवर ट्रेनिंग जो होती है वो ज़्यादा कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू द अंडर ट्रेनिंग, ठीक है। अब अंडर ट्रेनिंग में दिखाया है कि आप जो हैं तो नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अगर, ठीक है, अगर आप नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो वो अंडर ट्रेनिंग में आएगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप करना चाह रहे थे एक्सरसाइज, आप वो प्रॉपर एक्सरसाइज उसके लिए नहीं कर रहे, आप कोई और एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको वो गेंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से फेलियर टू शेड्यूल अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान, ठीक है, आपने पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान नहीं बनाया, बस आपने कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज की फिर छोड़ दी, तो ये चीज़ अंडर ट्रेनिंग में आती है। इसके अलावा फेलियर टू टेपर बिफोर परफॉर्मेंस, ठीक है, कि आपने परफॉर्मेंस से पहले उसको प्रॉपर परफॉर्मेंस ख़त्म करने से पहले आपने टेपर नहीं किया उसको प्रॉपर, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जब भी आप कोई ट्रेनिंग सेशन वगैरह ख़त्म करते हो तो उसको एकदम से एब्रप्टली आप स्टॉप नहीं कर लेते, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हो कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी को कम करते हो, ड्यूरेशन को कम करते हो और फिर एट द एंड आके रुक जाते हो। तो टेपरिंग का प्रोसेस में ये चीज़ होती है, जिसमें टेपरिंग में फिर क्या करते हो, आप एडुकेट रेस्ट के पीरियड्स देते हो, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी ग्रेजुअली उसके साथ एडॉप्ट होती जाए। तो कहते हैं कि अगर आप फेलियर टू टेपर हैं तो उस वजह से भी आपकी अंडर ट्रेनिंग हो रही होती है, और ये भी कॉमन मिस्टेक्स में आता है। उसके बाद कॉमन सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग, अगर आप ओवर ट्रेनिंग करा रहे हो तो उसके सिम्टम्स क्या आएंगे कि परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर सकता, ठीक है, डिक्रीज इन परफॉर्मेंस है, लॉस ऑफ बॉडी वेट है, इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैं, क्रोनिक फैटीग होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टिलनेस होती है, एलिवेटेड हार्ट रेट एंड ब्लड लैक्टेट लेवल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच।